लेट कैसे हो गया आज? बाकी कहाँ है? देखो अपन देख रहे थे शैवाल, ठीक है। शैवाल के अपन ने बेसिक लक्षण देखे, इसके अलावा क्या देखा था? आर्थिक महत्व। लास्ट में देखा था क्लोरेला, लास्ट था आपका क्लोरेला। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो भोजन के रूप में क्या करते हैं? क्लोरेला का उपयोग करते हैं। लास्ट टॉपिक ये था, इसको अंतरिक्ष शैवाल भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जो शैवाल है उसका वर्गीकरण किया गया। कल भी मैंने बोला था क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, जेंथोफाइसी, ठीक है। अब आपके जो जो दे रखी होगी अपन वही देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी सबसे पहला वर्ग है, सबसे पहली क्लास है क्लोरोफाइसी, ठीक है। क्लोरोफाइसी में कैसे शैवाल आएंगे? हरे शैवाल आएंगे। क्लोरोफाइसी में कैसे शैवाल आएंगे? आपके ग्रीन कलर के। हरे शैवालों को किसमें सम्मिलित किया गया? आपके क्लोरोफाइसी में। अब इनका शरीर कैसे होगा? एक कोशिकीय होगा, बहुकोशिकीय होगा, तंतुमय होगा, वो सारा अपन देखेंगे। तो ये कैसे होते हैं आपके? तंतुमय, मतलब इनका शरीर कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है, धागे जैसा हो सकता है। एक कोशिकीय हो सकते हैं। शरीर किससे मिलके बना होगा? एक कोशिका से। तो जो क्लोरोफाइसी है उसके शैवाल कैसे होंगे? तंतुमय होंगे, एक कोशिकीय होंगे। इसके अलावा कैसे होंगे? कॉलोनियल होंगे। कॉलोनियल वर्ड समझते हो आप? कॉलोनियल मतलब समूह में रहेंगे, कॉलोनी बना के रहेंगे। तो ये है आपके क्लोरोफाइसी का बेसिक फंडा, या ये कह सकते हैं क्लोरोफाइसी में किसको रखा गया है? हरे शैवालों को। ग्रीन पिगमेंट होगा, हरा कलर होगा, तो हरे शैवाल आ गए, तंतुमय होंगे, एक कोशिकीय होंगे और कॉलोनियल होंगे। अब देखो दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि जब क्लोरोफाइसी है, हरे शैवाल है, तो सिर्फ पर्णहरित ए ही होना चाहिए, पर्णहरित ए ही होना चाहिए या क्लोरोफिल ए होना चाहिए। यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज ये है, कोई सा भी शैवाल हो, चाहे रोडोफाइसी का चाहे लाल शैवाल भी हो, उनमें क्लोरोफिल ए तो होगा ही होगा। साथ में क्या होंगे? सब्सिडरी पिगमेंट भी होंगे, मतलब साथ में दूसरे वर्णक भी होंगे। क्लोरोफिल तो चाहे कोई सा, क्लोरोफिल ए तो सब में होगा, चाहे वो रोडोफाइसी हो, फियोफाइसी हो, जेंथोफाइसी हो, कोई सी भी हो, उसमें क्लोरोफिल ए तो होगा ही होगा। ये आपको माइंड में ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो क्लोरोफाइसी में उसमें कौन कौन से वर्णक होंगे? ये ए तो भूलना नहीं है, चाहे आप कोई सा भी लिखो, क्लोरोफिल ए होगा। मैंने पहले भी बोला था क्लोरोफिल कौन कौन से होते हैं? ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है। जेंथोफिल होता है, जेंथोफिल होता है, फाइकोजेंथिन होता है, फाइकोइरिथ्रिन होता है, फाइकोसाइनिन होता है। जैसे जैसे आएंगे ना तब अपन इनका यूज करते रहेंगे। तो ए होगा क्लोरोफिल, बी होगा, ठीक है। इसके अलावा कौन सा होगा आपका? दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसे क्लोरोफाइसी में क्या होगा? या तो दोनों हो सकते हैं या किसी में ए होगा। ऐसा नहीं है कि बी अकेला हो सकता, बी अकेला नहीं हो सकता, ए अकेला हो सकता है। तो क्लोरोफाइसी में कौन कौन से वर्णक होंगे? क्लोरोफिल ए और बी। यह आपको ध्यान रखना है, इसके आधार पर भी अंतर पूछा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनका आकार। यहां से क्वेश्चन आता है आपके आकार के आधार पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। कैसा होगा? आकार भी किसका? क्लोरोफिल का। देखो इनका आकार कैसा है? तंतुमय है, एक कोशिकीय है। अब अपन किसका आकार देख रहे हैं? क्लोरोफिल का आकार। यहां से नीट में क्वेश्चन आता है। एक होता है जिग्निमा, एक शैवाल का नाम है जिग्निमा, उसका क्लोरोफिल कैसा होता है? स्टार शेप होता है। उसका क्लोरोफिल कैसे होता है? आपका स्टार शेप होता है। तो जिग्निमा में ऐसे क्वेश्चन बनता है कि जिग्निमा में निम्न प्रकार
प्रकार में से कौन सा प्रकार का क्लोरोफिल होगा, तो वहाँ शेप दी होगी, स्टार शेप होता है, डिस्क शेप होता है, कैसा होता है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। तो क्लोरोफिल का आकार कैसा होगा किसमें, क्लोरोफाइसी। तो इसमें दे रखा है डिस्क जैसा, डिस्क होगी वैसा हो सकता है, आपके डिस्क के जैसा हो सकता है। दूसरा दे रखा है प्लेट के जैसा हो सकता है, डिस्क के शेप का हो सकता है, आपके प्लेट के जैसा होता है। जाली का आकार हो सकता है, जाली का आकार। डिस्क शेप हो सकता है, प्लेट के जैसा होता है, जाली का आकार हो सकता है, कप के आकार का हो सकता है, जो कप होता है वैसा हो सकता है, रिबिन शेप हो सकता है। देखो मैं इसमें प्रेशर क्यों लगा रही हूँ इस वाले पॉइंट पे, क्योंकि ये इसमें अलग से दे रखा है, क्लोरोफाइसी में अलग से दे रखा है क्लोरोफिल का आकार। तो ये क्वेश्चन बनता है, औरों में भी मिलेगा, पर इतनी जितनी विविधता इसमें है ना, उतनी विविधता किसी में नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ प्रेशर दे रही हूँ। तो क्लोरोफिल का आकार ए या बी जो भी है कैसा होगा, डिस्क के जैसा हो सकता है, प्लेट के जैसा हो सकता है, जाली के जैसा हो सकता है, कप के जैसा हो सकता है, या रिबिन के जैसा हो सकता है। ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है क्लोरोफाइसी का, एक स्पेसिफिक एक विशेष कैरेक्टर है आपके क्लोरोफाइसी। तो आपको ध्यान रखना, पर्णहरित क्लोरोफिल 9th में पढ़ा होगा। एक ऐसी संरचना होती है, उसमें ऐसे ऐसे सिक्के से जमे होते हैं, याद आ रहा है क्या कुछ, ऐसे सिक्के जमे होते हैं जिसको थाइलेकोइड बोलते हैं, याद आ रहा है क्या कुछ। ये सब 9th में था। एक बार 9th वाली बुक में जो आपके सेल बायोलॉजी वाला चैप्टर है, कोशिका वाला चैप्टर है, उसको देखना उठा के, उसमें सारा दे रखा है। तो क्लोरोफिल की बेसिक संरचना ऐसी होती है, पर जो क्लोरोफाइसी है इसमें कैसा हो सकता है, डिस्क जैसे हो सकता है। अंदर की संरचना वैसी भी होगी, पर बाहर से कैसा हो सकता है, डिस्क के, प्लेट के, जाली के जैसा या रिबिन के आकार का हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना। अगला देखते हैं क्लोरोफाइसी में और क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। अब देखो जो क्लोरोफाइसी में है उसमें जो क्लोरोप्लास्ट होगा उसमें क्या पाई जाएगी, एक संरचना पाई जाएगी पायरिनोइड। ये कहाँ होगी आपके, यहाँ लिख देती हूँ, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा आपके, पायरिनोइड संरचना पाई जाएगी। क्लोरोप्लास्ट में एक विशेष संरचना होगी जिसे पायरिनोइड संरचना कहते हैं। और रियल में होते क्या, ये स्टार्च के कण होते हैं। ये होते क्या आपके स्टार्च के कण। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो जंतु होते हैं उनमें संचित भोजन किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन में। जो जंतु होते हैं, जंतुओं में संचित भोजन मतलब जो भी अपन ने खाया है, कुछ भी वो स्टोर अपने शरीर में किस रूप में होता है, संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। और पादपों में किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में। पादपों में संचित भोजन किस रूप में होता है, स्टार्च। अब स्टार्च के भी अलग अलग फॉर्म होती है, स्टार्च की भी क्या होती है आपकी अलग अलग फॉर्म होती है। तो जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें पायरिनोइड संरचना पाई जाती है। वो रियल में क्या होते हैं, स्टार्च के कण, मतलब संचित भोजन किस रूप में आपके, पायरिनोइड के रूप में। तो अपन ने क्या देखा, जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें एक विशेष संरचना होती है पायरिनोइड, और ये करती क्या आपके भोजन को संचित करती है किस रूप में, स्टार्च के रूप में। जंतुओं में किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन में, और पादपों में स्टार्च। अब स्टार्च के अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं। यहाँ कौन सी फॉर्म है आपके, पायरिनोइड फॉर्म है। और दूसरे जैसे जैसे अपन आगे की क्लासों में बढ़ेंगे इसमें होगी वो रियल में स्टार्च, पर स्टार्च में क्या होती है, विभिन्न वेराइटी की होती है। तो वेराइटी के हिसाब से उनके क्या होंगे, नाम चेंजेज होंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो शैवाल है या पादप जगत है तो कोशिका भित्ति पाई जाएगी। भाई शैवाल किस में आते हैं आपके, पादपों में। तो कोशिका
कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी होती है? आपकी सेल्यूलोज की। जो पादप है, जैसे आप पादप देखते हैं, उनका बाहरी भाग कठोर भाग होता है, वो क्या होता है? आपका सेलुलोज होता है। तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? आपकी सेलुलोज की बनी होती है। अब देखो ये सेलुलोज की है, पर इसकी आंतरिक और बाहरी कवरिंग में क्या होता है? थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। तो इसमें जो, जैसे आपकी ये कोई भित्ति है, जैसे आपकी ये भित्ति है, तो उसका आंतरिक कवर किसका होगा और बाहरी कवर किसका होगा? जैसे आपकी ये कोशिका भित्ति है, ठीक है, ये पूरी किससे मिलके बनी है? आपकी सेलुलोज से। अब इसकी यहाँ पे कोटिंग और यहाँ पे कोटिंग वो थोड़ी परिवर्तित हो सकती है। तो इसमें किस किस की कोटिंग होती है? पेप्टोज की। इसकी बाहर की तरफ किसकी कवरिंग होती है? आपकी पेप्टोज। ये भी क्या होता है? कठोर भाग होता है। जैसे पादप का जो सबसे बाहरी भाग होता है वो किससे बना होता है? सेलुलोज का होता है, हार्ड भाग होता है। धीरे धीरे क्या, वैसे कोशिका भित्ति क्या होती है? आपकी मृत होती है। कोशिका भित्ति कैसी होती है? आपकी मृत होती है। तो जो क्लोरोफाइसी है उसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी है, फिर भी इसके बाहर क्या है? पेप्टोज का कठोर आवरण पाया जाता है, जिसकी वजह से इनका बाहरी आघातों से क्या होता है? आपका नुकसान नहीं होता। ये ध्यान रखना, ठीक है। अब चलते हैं जनन पे। तो सबसे पहले देखते हैं कायिक जनन। जनन में सबसे पहले क्या देखेंगे? कायिक जनन। तो ज्यादातर शैवालों में किस विधि से कायिक जनन होता है? विखंडन विधि से। ये पॉपुलर विधि है, विखंडन विधि। अब इसके शैवाल कैसे थे? तंतुमय थे, ठीक है। ये यहाँ से टूट गया, ये यहाँ से टूट गया, कहीं से भी टूट गया, और स्वतंत्र रूप से क्या बना लेंगे? आपके नए शैवाल। तो ये है आपके कायिक जनन, मतलब विखंडन, कहीं से भी एक टुकड़ा टूटा और वो पूरा शरीर का निर्माण कर लिया, तो वो क्या हो गया? आपका विखंडन विधि। फिर देखते हैं अलैंगिक जनन। अपन को पता है 2-3 क्लासों में अपन ने ये चीज देखी है कि अलैंगिक जनन किससे होता है? बीजाणुओं के द्वारा। और बीजाणु विभिन्न जो वर्ग होते हैं उसमें अलग अलग प्रकार के होते हैं। अलैंगिक जनन मुख्यतः किससे होगा? अगर आप बीजाणु लिख दोगे ना तो गलत नहीं होगा। बीजाणु के द्वारा होता है अलैंगिक जनन, चाहे कोई सी भी हो, मतलब शैवाल कोई से भी हो या कवक कोई से भी हो, उनमें किससे होता है अलैंगिक जनन? बीजाणुओं के द्वारा। पर ये अलग चीज है कि हर क्लास में बीजाणुओं का आकार अलग अलग है। जैसे यहाँ कौन से आपके जूस्पोर दे रखे, यहाँ बीजाणुओं का प्रकार कौन सा? आपका जूस्पोर दे रखा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बीजाणुओं में स्पेसिफिक क्लास में, एक विशेष क्लास में किस प्रकार के बीजाणु आपके उपस्थित है। तो यहाँ क्लोरोफाइसी में कौन से आपके? जूस्पोर। जूस्पोर है, तो ये कैसे जूस्पोर है? चलायमान, मतलब इनमें क्या उपस्थित है? आपके फ्लैजिला। क्या उपस्थित है? आपके फ्लैजिला उपस्थित है। तो देखो अपन पहले भी देख चुके हैं, ऐसी जो संरचना होगी उसे क्या कहेंगे अपन? फ्लैजिला। तो जो आपके क्लोरोफाइसी है उसमें अलैंगिक जनन किससे होता है? जूस्पोर से। और जूस्पोर कैसे होंगे? आपके फ्लैजिला युक्त। इससे ये सिद्ध होता है कि ये क्या करेंगे? यहाँ से मूव करेंगे या यहाँ से क्या करेंगे? आपके गमन करेंगे। तो ये है आपका अलैंगिक जनन। पहले देखा कायिक जनन जो विखंडन विधि से, अलैंगिक जनन जूस्पोर से। अब देखते हैं लैंगिक जनन। ये जो दो पैटर्न चल रहा है ना, सबसे पहले देखेंगे कि आपके कौन सा वर्ग है। जैसे क्लोरोफाइसी है, शैवाल का आकार कैसा है, फिर आवास वाला बन रहा है, फिर उसके बाद में कोशिका भित्ति, ये इसी पैटर्न पे, अगला भी इसी पैटर्न पे चलेगा। फिर अपन ने जनन देख लिया, जनन के 3 प्रकार देखेंगे, फिर लास्ट में क्या देखेंगे? उदाहरण देखेंगे। तो ये पैटर्न यही चलेगा, मतलब इस तरीके से भी अपन आगे कंटिन्यू चलेंगे। तो अलैंगिक जनन देखा, अब देखते हैं अपन लैंगिक जनन। तो अपन ने शुरू में देखा था लैंगिक जनन किस किस विधि से हो सकता है? प्लाज्मोगेमी हो सकती है, कैरियोगेमी हो सकती है। तो अगला है आपका लैंगिक जनन। अगला क्या है आपका? लैंगिक जनन। अब यहाँ 3-4 वर्ड का यूज आएगा, उसको ध्यान से देखना आप। समयुग्मकी, समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। समयुग्मकी मतलब दोनों युग्मक कैसे होंगे? समान होंगे। समयुग्मकी मतलब दोनों युग्मक कैसे दिखेंगे? आपके
समान दिखेंगे तो समयुग्मकी। भाई लैंगिक जनन में 2 लिंग होना जरूरी है। 2 का मतलब यहाँ निम्न कोटि के पादपों में लिंग को आप क्लासिफाई नहीं कर सकते कि ये मेल है या फीमेल है, नर है ये मादा। मतलब कोई से भी 2 आपके बीजाणु क्या करेंगे, नर और मादा की तरह व्यवहार करेंगे। तो समयुग्मकी का मतलब दोनों समान। दूसरा शब्द यूज करूंगी विषम युग्मकी। विषम का मतलब एक अलग होगा दूसरा, जैसे एक के फ्लैजिला है दूसरे के नहीं है। और ज्यादातर क्या होता है, अगर जंतु जगत में देखा जाए या पादप जगत में देखा जाए, तो जो नर वाला पार्ट जो रोल प्ले करता है, जो नर वाला भाग बनता है, वो ही क्या करता है, आपका गति करता है। जैसे मनुष्य की बात कर लो, ये अंडा है आपका, ये एक जगह फिक्स रहता है, और जो स्पर्म होता है या शुक्राणु होता है उसके पूंछ होती है, उसके क्या होती है, पूंछ होती है, और वही क्या करता है, आपका गति। तो मुख्यतः पादप जगत हो या जंतु जगत हो, क्या किया जाता है, मुख्यतः अपवाद हर जगह मिलेंगे, आपके जो नर वाला भाग होता है वही क्या करता है, आपका गति करके मादा के पास पहुंचता है। तो ये आप दिमाग में रखो। इसके अलावा अपन ने देखा लैंगिक जनन कैसा हो सकता है, समयुग्मकी या ये डायग्राम दिमाग में रखो, आप कभी नहीं भूलोगे। आप ये डायग्राम दिमाग में रहेंगे, कभी नहीं भूलोगे। समयुग्मकी मतलब दोनों युग्मक समान, विषम का मतलब दोनों अलग अलग। इसके लिए हेट्रो भी यूज करते हैं, हेट्रो यानी डिफरेंट, और इसके लिए आइसो यूज करते हैं। शब्द इंग्लिश शब्द की बात कर रही हूँ, वही बात है हिंदी में। तो समयुग्मकी हो सकता है, विषमयुग्मकी। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। क्लोरोफाइसी सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका। क्लोरोफाइसी में कौन है, क्लेमाइडोमोनास। हाँ, अभी नहीं, क्लेमाइडोमोनास एक एग्जाम्पल है। क्लेमाइडोमोनास ऐसा सा दिखता हो, अभी चित्र बनाएंगे अपन, ठीक है, अभी चित्र के थ्रू देखेंगे। क्लेमाइडोमोनास। दूसरा दे रखा है वॉलवॉक्स, जो कॉलोनियल शैवाल का एग्जाम्पल भी है, वॉलवॉक्स। तीसरा दे रखा है स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा। ये नाम ध्यान रखने हैं, एनसीईआरटी वाला नाम। तो जो कारा है, कारा क्या होगा, बड़ा शैवाल होता है। ये सारे बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपी होते हैं, सूक्ष्मदर्शी होते हैं। कारा क्या होता है आपका, बड़ा होता है। यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स ये भी क्या इसका एग्जाम्पल है। तो आपको ये सारे ध्यान रखने। अब अपन एग्जाम्पल तो देख लिया अपन ने, इनमें जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है उनके चित्र भी देखेंगे अपन, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, कई बार वो चित्र भी बनवाता है आप लोगों से। क्या करता है वो, चित्र भी बनाता है। और बायोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या, अगर आपने डायग्राम बिल्कुल सही बनाया है तो आपके मार्क्स कहीं भी नहीं कटेंगे। और एक चीज़ मैं पहले भी बोलती आई हूँ, जो नए बच्चे हैं वो सुन लो, पुरानों को ये बात पहले से भी बोलते हैं, अगर आपने डायग्राम सुंदर बना दिया, बहुत सुंदर बना दिया, अगर उसका नाम नहीं लिखा तो कोई मतलब नहीं है। बहुत सुंदर सुंदर डायग्राम बना के आ रहे हो आप और नाम नहीं लिख रहे हो तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। साइंस के अंदर डायग्राम का कोई महत्व नहीं है जब तक उसके नाम नहीं है, जिसको अपन लेबलिंग बोलते हैं। तो अपन देखते हैं क्लोरोफाइसी के कुछ शैवाल है, उनके डायग्राम देखते हैं, उनके आप डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स कैसा होता है, कॉलोनियल। ये एक वॉलवॉक्स नहीं है, बहुत सारे वॉलवॉक्स मिलके क्या बना लेंगे, एक कॉलोनी बना लेंगे। ठीक है, एक इधर से, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये आपस में क्या है आपके एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब कॉलोनी के अंदर ही क्या करेंगे, वो जनन करेंगे। तो कॉलोनी के अंदर ही क्या होगी आपकी संतति कॉलोनी भी मिल जाएगी आपको। कॉलोनी के अंदर ही क्या होगी आपकी संतति कॉलोनी भी मिल जाएगी। जैसे ये वाला वॉलवॉक्स जनन कर रहा है, वो सारे करेंगे जनन, तो क्योंकि इनमें क्या होता है, कायिक जनन भी होता है। अब यहाँ मैंने क्या बना दिया आपकी संतति कॉलोनी। ये किससे, आप एक इम्पोर्टेंट चीज ये ध्यान रखना, ये जो कॉलोनी बन रही है वो किस चीज से बन रही है, पहले भी ये शब्द आया हुआ है, संतति कॉलोनी। देखो ऐसा तो है नहीं शैवाल आपस में क्या करेंगे, ऐसे ऐसे जुड़ जाएंगे। इनके बाहर क्या होगा, एक आवरण होगा,
इसको बोलते हैं श्लेष्मा। श्लेष्मा का आवरण होगा जिसकी वजह से ये आपस में क्या करेंगे, आपके चिपके रहेंगे और किसका निर्माण करेंगे, आपके कॉलोनी का। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स वो शैवाल है जो कॉलोनियल होता है, मतलब कॉलोनी बना के रहता है, और किसका है, आपका क्लोरोफाइसी का। क्लोरोफाइसी का शैवाल है, कॉलोनी बना के रहता है, इसी कॉलोनी में ये जन्म करते हैं और यहाँ आपको संतति कॉलोनी भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये क्लोरोफाइसी का। दूसरा देखते हैं क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास तो के बिना तो आपकी एल्गी ऐसे लगती है अधूरी है। अगर जब भी आप एल्गी पढ़ते हो तो वहाँ क्लेमाइडोमोनास का जिक्र जरूर आएगा। एल्गी के अंदर क्या होगा, आपके क्लेमाइडोमोनास का जिक्र जरूर आएगा। ये क्या है, इसके फ्लैजिला। ये क्या है, इसके फ्लैजिला है। क्लेमाइडोमोनास आप लोग देख रहे हैं ना, इतना बड़ा होता है। ये जब पानी में से जब क्या किया जाता है, जिस पानी में क्लेमाइडोमोनास मिलता है वहाँ से जो भी रिसर्च करने वाले होते हैं उस पानी को इकट्ठा करके लाते हैं, फिर पानी की एक ड्रॉपलेट स्लाइड पे डालते हैं और वहाँ माइक्रोस्कोप से देखते हैं। इतना बड़ा नहीं होता, ये इतना छोटा होता है कि आँख से भी नहीं दिखता है। जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इसका जो डायग्राम देखता है उसके बेसिस पे आपके बुक में डायग्राम होते हैं। आप ये मत समझना इतना बड़ा क्लेमाइडोमोनास घूमता मिल जाए, आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये है आपका क्लेमाइडोमोनास। ये क्या होंगे, इसके फ्लैजिला होंगे। ये क्या आपके फ्लैजिला है। और इसमें अभी मैंने एक संरचना बोली थी पायरिनोइड, अभी थोड़ी देर पहले आई थी ना पायरिनोइड, वो इसमें पाई जाती है। ये इसका कोशिका द्रव्य है। तो ये है आपका कौन, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, इसमें पायरिनोइड संरचना पाई जाती है जो किसका रूप है, आपके स्टार्च। संचित भोजन किस रूप में रहता है, आपके स्टार्च के रूप में, क्योंकि ये किस में आ रहे हैं, आपके पादप जगत में। शैवाल पादप ही है ना, कंफ्यूजन तो नहीं है ना किसी के, शैवालों को पादपों में क्यों रखा गया। आज आप इस क्वेश्चन का जवाब देना, आप ग्रुप में होना तो ग्रुप में सब बच्चे आंसर करके लिखना कि शैवालों को पादप जगत में क्यों रखा गया। अभी जब मैं 11-12 बजे जब देखूंगी तब मुझे इसका जवाब मिलना चाहिए कि शैवालों को पादप जगत में क्यों रखा गया। सब बच्चे कॉपी में करेंगे और उसकी फोटो खींच के 6, 7, 8 बच्चे हो मुझे सेंड कर देना। ठीक है, मैं देख लूंगी कि शैवालों को पादप जगत में क्यों रखा गया। जवाब दोगे आप, कम से कम 3-4 पॉइंट लिखोगे, समझ गए। कम से कम 3-4 पॉइंट लिखोगे कि शैवालों को पादप जगत में ही क्यों रखा, जंतुओं में क्यों नहीं रखा। कुछ तो रीजन होगा ना, अपन 3-4 दिन से शैवाल पढ़ रहे हैं। अब एक और दे रखा आपके कारा। ये विशाल शैवाल होता है। क्लोरोफाइसी में क्या होता है, आपका बड़ा शैवाल होता है। और इसको जब आप देखोगे तो ऐसे लगेगा जैसे कोई पादप है। क्या लगेगा, जैसे अपन किसी पादप को देख रहे हैं, ऐसी सी संरचना दिखेगी इसमें। एक अपन अगली क्लास में शायद पढ़ेंगे इसी में फियोफाइसी, उसमें होता है केल्प शैवाल। वो कम से कम 100 मीटर लॉन्ग होता है। इतने लार्ज या विशाल का शैवाल भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये है आपका कारा, ऐसा दिखता है। ऐसा दिखता है आपको कारा। ठीक है, यहाँ डॉट डॉट से दिखेंगे। यहाँ क्या होंगे, आपके जूस स्पोर लगे रहेंगे। डायग्राम देखना, जब नीट दोगे तो वो डायग्राम दे देगा और फिर ऑप्शन देगा A, B, C और D और पूछेगा दिया गया चित्र किसका है। तो NCERT के जो भी डायग्राम है उनको दिमाग में फिट कर लेना है अगर नीट निकालनी है तो। तो ये था आपका क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी में मुख्य वर्णक कौन सा होता है, क्लोरोफिल A। इसलिए मुख्यतः ये कैसे दिखते हैं, शैवाल आपके हरे कलर के दिखते हैं, जैसे घास होती है ना आपकी हरी घास, वैसे से दिखते हैं। अब देखते हैं फियोफाइसी। अगली है आपके फियोफाइसी। इनको 3-4 बार बोलना
प्रोनाउंसिएशन है वो आपको याद हो जाए। शुरू में याद नहीं होता है। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ज़ैंथोफाइसी, आपके जो जो दे रखी है अपन वो देखेंगे। तो आपके सेकंड कौन सी है? आपके फियोफाइसी। फियो का मतलब क्या है? यहाँ ये शैवाल कैसे होंगे? आपके ब्राउन कलर के होंगे, भूरे होंगे। तो जो फियोफाइसी है उसको भूरे शैवाल भी कहा जाता है। जो फियोफाइसी वाला समूह है इन्हें क्या कहा जाता है? कई बार पूछा जाता है भूरे शैवाल किसके अंतर्गत आते हैं, या भूरे शैवालों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो जवाब होगा फियोफाइसी। तो अपन क्या लिखेंगे? इसमें भूरे शैवालों को सम्मिलित किया गया। भूरे शैवालों को सम्मिलित किया गया। एक क्वेश्चन तो ये बन गया आपका, ठीक है। कैसे होंगे आपके? तंतु में, तंतु में शैवाल होंगे। और जैसे आपके तंतु में का उदाहरण है एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस ये तंतु जैसा होगा, धागे जैसी संरचना होगी इसकी, ठीक है। अब दूसरा उदाहरण दे रखा है कैल्प। ये 100 मीटर लंबा होता है। अब देख लो आप कितनी विविधता है, कितनी बायोडाइवर्सिटी है। 100 मीटर लंबा होता है, ठीक है। तो फियोफाइसी में भूरे शैवालों को सम्मिलित किया गया है। एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस तंतु जैसा, और कैल्प कैसा है? 100 मीटर लंबा, ये भी फियोफाइसी है। अब देखो इनमें क्लोरोफिल कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए होगा, ए तो होगा ही होगा, इसको तो फिक्स रखना है, ये तो कहीं नहीं जाने वाला। सी होगा, कैरोटीनाइड होगा, ज़ैंथोफिल होगा, ज़ैंथोफिल की वजह से ही ये भूरे होते हैं। ऐसा नहीं है ये कंप्लीट भूरे दिखेंगे आपको, इनमें शेड दिखेंगे। भाई क्लोरोफिल ए तो होगा ही होगा, तो वो अपना वर्ण अपना कलर थोड़ी ना जाने देगा कहीं। क्लोरोफिल ए हर शैवाल में होगा, जितने भी टाइप के शैवाल हैं सब में क्लोरोफिल ए होगा। तो ग्रीन कलर तो होगा ही होगा, पर जो ये कह रहा है ना भूरे, इनमें भूरे के शेड, जैसे ग्रीन दिख रहा है फिर भूरा दिख रहा है, या एक पट्टी ग्रीन की है फिर ब्राउन की है फिर दूसरे कलर की है, तो इसमें शेड दिखेंगे आपको। ये ब्राउन शेड दिखता है इसलिए इनको क्या कहा जाता है? आपको भूरे शैवाल कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये कह रहा है इनका रंग जैतूनी हरे से लेके, जो जैतून कलर होता है ना, जैतूनी हरा, हरे से लेकर भूरे रंग के होते हैं। मतलब जैसे अपने पास कलरफुल ये नहीं है तो अपन बनाते हैं ये जैतूनी है, फिर यहाँ एक पट्टी भूरे की दिख जाएगी, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा कैसा हो जाएगा? हरा कलर हो जाएगा। तो ऐसे शेड नजर आएंगे, पर रियल में क्या होगा आपका? क्लोरोफिल ए तो होगा, पर क्लोरोफिल ए के साथ साथ ये भी होंगे, जिसकी वजह से ये आपके भूरे कलर के दिखेंगे। जो फियोफाइसी के शैवाल होते हैं उनको भूरे शैवाल भी कहते हैं। अब इनका जो संचित भोजन है वो किस रूप में होगा? कार्बोहाइड्रेट के रूप में। संचित भोजन किस रूप में होगा आपके? कार्बोहाइड्रेट। संचित भोजन होगा आपका कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च क्या है आपकी? कार्बोहाइड्रेट ही है। स्टार्च क्या है आपकी? कार्बोहाइड्रेट ही है। अब देखो कार्बोहाइड्रेट के दो रूप और दे रखे, वो भी आपको ध्यान रखने। एक दे रखा लेमिनेरियन अथवा मैनिटोल, ये क्या है आपके? इसी के रूप है। कार्बोहाइड्रेट के दो दे रखे लेमिनेरियन, ये स्टार्च बोलते हैं इसको, मतलब कार्बोहाइड्रेट, और इसी का दूसरा प्रकार है मैनिटोल। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो कि जो फियोफाइसी में है उसमें संचित भोजन किस रूप में रहता है? तो आप कार्बोहाइड्रेट लिख के नाम लिख के क्या लिखोगे? लेमिनेरियन और मैनिटोल स्टार्च के रूप में।
स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का ही एक प्रकार है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का ही एक प्रकार है। डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट दे दिया इसने। अब कार्बोहाइड्रेट भी विभिन्न रूप के होते हैं, अपन आगे पढ़ेंगे जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे, जैव अणु पढ़ेंगे। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन, प्रोटीन में भी कौन कौन सी है, सरल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन, ठीक है। तो इसी का एक प्रकार है, कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है लेमिनेरियन और मैनिटोड, जो भूरे शैवालों में पाया जाता है संचित भोजन के रूप में। कंफ्यूज नहीं होना, ये कोई केमिकल नहीं है, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार उदाहरण है उसके, ठीक है। अब जो इसकी कोशिका भित्ति होगी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि इनमें जो पैटर्न चलेगा, पहले अपन ने शैवाल का प्रकार देखा, फिर पर्णहरित किस प्रकार का है, फिर संचित भोजन किस प्रकार का है, फिर देखेंगे अपन इनमें कोशिका भित्ति और फिर देखेंगे जनन। तो ये तरीका चलेगा। तो इनकी जो कोशिका भित्ति होगी किसकी होगी, सिंपल सी बात है, कोशिका भित्ति किसकी होगी आपकी, सेलुलोज की होगी। पादप है तो किसकी होगी आपकी, सेलुलोज की होगी। तो कोशिका भित्ति कैसी होती है, सेल्यूलोज युक्त। कोशिका भित्ति क्या होगी आपकी, सेल्यूलोज युक्त होगी। अब क्या होगा, सेल्यूलोज युक्त होने के बावजूद भी, जैसे ये आपका थियोफाइसी का कोई शैवाल है, ठीक है, कोशिका भित्ति है, ये किसकी है आपकी, ये कोशिका भित्ति, ये आपकी सेल्यूलोज की बनी हुई है। अब इसके बाहर क्या होगा, इसके बाहर एक आवरण पाया जाएगा, कोशिका भित्ति के बाहर भी एक आवरण पाया जाएगा, जो किसका होगा, एल्जिन व जिलेटिन का। एल्जिन व जिलेटिन ये पदार्थ होता है, जिसकी वजह से इनको ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा, ज़्यादा बचाव मिलेगा और ये ज़्यादा सर्वाइव कर पाएंगे, इनके नुकसान नहीं होंगे। इनको आप रिपीट करना और जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका जवाब आ जाना चाहिए, ठीक है। थैंक यू, बाकी कल मिलते हैं।